Hello friends, this is Himanshi Bajpayee and welcome on my platform Learn Ahead Academy. So friends, I hope आप सबको पुरानी क्लासेस पसंद आई होंगी और उन सबको लाइक एंड शेयर जरूर किया होगा। तो इस क्लास को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और शेयर करिए। आपके जो भी फ्रेंड्स हैं और जो भी किसी न किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सबको आप शेयर करिए, क्योंकि जनरल अवेयरनेस की क्लास ऐसी है कि वो आपको हर एग्ज़ाम में जो है मतलब हेल्प करने वाली है। इस क्लास के जो भी आपकी अभी तक जो भी क्लासेज हुई हैं उन हर टॉपिक में से आपको 1 या 2 मार्क्स ज़रूर मिलने वाले हैं। सो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। और चलिए हम अपनी क्लास को शुरू करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण। क्या सीखेंगे? जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, पर्यावरण के बारे में हम सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। 4th या 5th से ही हम सभी पढ़ते आ रहे हैं। पहले हम लोग के क्वेश्चन दिए जाते थे कि वायु प्रदूषण बताइए, जल प्रदूषण बताइए, तो ये सब पर्यावरण के ही अंग होते थे, उन्हीं के घटक हैं। तो सबसे पहले मेरा एक क्वेश्चन है आप सबसे। आज क्लास शुरू करने से पहले सबसे पहले एक क्वेश्चन होगा कि पर्यावरण क्या है। पर्यावरण का अर्थ बताइए। फटाफट सारे लोग कमेंट करिए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि पर्यावरण क्या है। पर्यावरण का अर्थ मुझे बताइए सारे लोग, और साथ ही साथ इस क्लास को शेयर भी करते रहिए। और फटाफट सारे लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि पर्यावरण क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं बताती हूँ सबसे पहले आप सबको कि पर्यावरण क्या है। ओके, पर्यावरण का अर्थ है, देखो सबसे पहले पर्यावरण शब्द कैसे बना है। पर्यावरण शब्द जो है वो कैसे बना है, तो जो पर्यावरण शब्द है आपका वो जो है बना है आपका पर प्लस आवरण। किससे बना है? पर प्लस आवरण। तो जब परि प्लस आवरण इसका संधि विच्छेद है, उसके बाद में जैसे ये परि का अर्थ होता है आपका चारों तरफ। परि का अर्थ क्या होता है? चारों तरफ। और आवरण का अर्थ होता है घेरना। आवरण का अर्थ होता है घेरना। तो मतलब चारों तरफ से घेरना। तो ये जो है मतलब पर्यावरण जो शब्द है उसका अर्थ है चारों तरफ से घेरना। तो जो मनुष्य के जीवन को चारों तरफ से जो मतलब जो है घेरे हुए हैं, घटक तत्व जो हैं घेरे हुए हैं, उनको क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। अच्छा, इनके अंतर्गत जो है जीवधारी हैं, वनस्पति हैं, विभिन्न पदार्थ हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी जो है आती हैं और यही पर्यावरण है। तो आपको मतलब शॉर्टकट अगर बोलें हम तो पर्यावरण का अर्थ होता है कि मनुष्य के जीवन को चारों तरफ से घेरे हुए जो तत्व होते हैं वो पर्यावरण होते हैं। और जो पर्यावरण का अर्थ है मतलब पर्यावरण कैसे बना, तो यही परि प्लस आवरण। परि का मीन्स है जो है चारों तरफ और आवरण का मीन्स है घेरे हुए। ये इसका संधि विच्छेद हो गया। और इसके आगे अब हम बढ़ते हैं जो है आगे की तरफ, और अब हम देखेंगे इसमें आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में कुछ अंतर्राष्ट्रीय प्रयास। तो हम क्या सीखने वाले हैं? जलवायु परिवर्तन। क्या सीखने वाले हैं? जलवायु परिवर्तन। तो जलवायु परिवर्तन के बारे में जो है मतलब इसके जो अंतर्राष्ट्रीय प्रयास जो हुए हैं उनको हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले जो टॉपिक है हमारा उस टॉपिक से रिलेटेड थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं आपस में। उसके बाद में फिर हम बढ़ते हैं आगे। और इस क्लास में इसके साथ साथ क्वेश्चन आंसर भी हमारे रहेंगे, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हर क्लास में हम क्वेश्चन आंसर लेते हैं ताकि आपके साथ में प्रिपरेशन होती रहे। तो जलवायु परिवर्तन है क्या, सबसे पहले तो ये डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि पृथ्वी पर जलवायु की जो परिस्थितियों में होने वाले बदलाव हुए हैं आप सभी जानते हैं, तो वो क्या है? वो मतलब जलवायु परिवर्तन के जो है उसी के कारण ये जलवायु परिवर्तन हुआ है। अच्छा, ये जो मतलब जलवायु परिवर्तन है ये 2 तरीके के होते हैं। इसके कारक कितने होते हैं? 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2। एक तो होता है प्राकृतिक कारक और दूसरा होता है मानव जनित कारक, ठीक है। तो एक हो गया आपका प्राकृतिक कारक और दूसरा हो गया मानव जनित
जो है कारक। अच्छा, प्राकृतिक कारक ऐसे हो जाता है जैसे कि मतलब जो प्रकृति के द्वारा होता है, ठीक है। और ये जो है मानव निर्मित कारक ये हो जाते हैं, मतलब इसको जलवायु को अभाव पहुंचा है, ठीक है। जैसे ये बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं और ये इनमें सामने मतलब जो है वो हो रहा है, तो जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, व्यवसाय है लोगों का, उनके थ्रू जो है मतलब जलवायु जो है प्रभावित हो रही है, उस चक्कर में इसका परिवर्तन हुआ है। ये आपका मानव निर्मित कारक हो जाएगा। जो प्राकृतिक कारक है वो कैसे है, जैसे कि हमारी पृथ्वी जो है वो थोड़ी सी झुकी हुई है, ठीक है। पृथ्वी जो हमारी झुकी हुई है तो वो क्या होती है कि मतलब जैसे कि जो सूर्य की चमक है उधर को थोड़ा सा जब झुकाव होता है सूर्य की तरफ, तो उससे जो है प्रभावित होती है, तो वो आपका प्राकृतिक कारक हो जाएगा। तो अब हम अपना स्टार्ट करते हैं। मोस्ट आपका इम्पॉर्टेंट यही है कि जो है जलवायु परिवर्तन मतलब जो हुआ है, तो जलवायु परिवर्तन है क्या। तो जलवायु परिवर्तन है आपका, जलवायु मतलब जो जलवायु में जो परिस्थितियों में होने वाले बदलाव होते हैं, तो उन्हीं के कारण जो है जलवायु परिवर्तन होता है। तो अब हम अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे आप सब देख रहे होंगे सम्मेलन, यहाँ वर्ष आएगा आपका और यहाँ प्रमुख निर्णय आएंगे, ठीक है, प्रमुख निर्णय आएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट कर, थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं। जैसे कि आप सब सामने देख रहे हैं, जो पहला सम्मेलन है वो स्टॉकहोम सम्मेलन है, स्टॉकहोम सम्मेलन है। तो जो स्टॉकहोम सम्मेलन है ये कब हुआ था, वर्ष 1972 में। कब हुआ था, वर्ष 1972 में। और इसका प्रमुख निर्णय क्या था, प्रमुख निर्णय क्या था, संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम की स्थापना 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने का निर्णय। तो क्या हुआ था, पर्यावरण दिवस मनाने का निर्णय। तो ये निर्णय कब हुआ था, 1972 में हुआ था। कब हुआ था, 1972 में। फिर उसके बाद में आपका आता है मॉन्ट्रियल सम्मेलन। मॉन्ट्रियल सम्मेलन ये आपका हुआ था 1987 में, और ये आपका ओजोन परत को बचाने के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय समझौता, जो आपका 16 सितंबर 1987 को हुआ था। आगे आता है आपका क्योटो सम्मेलन। तो ये जो क्योटो सम्मेलन है आपका, ये आपका 1997 में हुआ था। ग्रीन हाउस गैस की जो पहचान की गई थी इसमें। उसके बाद में आपका आता है नैरोबी सम्मेलन। तो जो नैरोबी सम्मेलन है आपका, वो भी आपका 1997 में ही किया गया था, और ये आपका था अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय संधियों का प्रभावकारी कार्यान्वयन के लिए किया गया था, ठीक है। इसका प्रमुख जो निर्णय था वो ये था। उसके बाद में आपका है रियो सम्मेलन। तो जो आपका ये रियो सम्मेलन है, ये आपका 1992 में हुआ था। कब हुआ था, 1992 में। और इसका जो प्रमुख निर्णय था वो आपका था पर्यावरण विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हेतु एजेंडा, ठीक है। उसके बाद में जो है आपका था जोहान्स गर्बगर, हाँ ठीक है, जोहान्स गर्बगर ने में पृथ्वी 10 नामक सम्मेलन, ठीक है, आयोजित किया गया था। उसके बाद में यूरोपीय संघ, जापान समेत कई देशों ने क्योटो समझौते की पुष्टि की, लेकिन अमेरिका एवं ऑस्ट्रेलिया इसमें शामिल नहीं हुए। अब इधर क्या है आपका, ये हुआ आपका था वर्ष 2002 में। कब हुआ था, 2002 में। और इसका प्रमुख निर्णय था सतत विकास पर विशेष बल, और उसके बाद में था विश्व एकजुटता कोष की स्थापना पर सहमति। उसके बाद में आपका स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था, ये 2004 में हुआ है। और उसके बाद में ये था 12 खतरनाक जैव कीटनाशक एवं औद्योगिक प्रदूषकों पर रोक लगाने का निर्णय। ओके, थोड़ा सा काफ़ी ठीक है। उसके बाद में आपका फिर हुआ है मॉन्ट्रियल सम्मेलन, ये आपका 2005 में हुआ है। इसका जो निर्णय था वो ये था, विकसित देशों द्वारा वर्ष 2022 तक ग्रीन हाउस
गैसों के उत्सर्जन को कम करके वर्ष 1990 के स्तर पर लाना। तो जो 1990 के स्तर पे जो था उनका उत्सर्जन गैसों का, वो कम करके जो है मतलब उसको जो है लाना, ठीक है। और उसके बाद में आपका ये था नुसा दुआ, ठीक है, नुसा दुआ सम्मेलन या बाली रोड मैप। तो ये आपका 2007 में हुआ है और इसका जो है प्रमुख वो था, ये आपका था ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की दर को वर्ष 2050 तक वर्ष 2000 के स्तर पर लाने का प्रस्ताव, ठीक है, इसमें प्रस्ताव दिया गया था। उसके बाद में आपका है कोपेनहेगन सम्मेलन, ये आपका 2009 में हुआ है और इसका जो उद्देश्य है वो है कि विकसित और औद्योगिक राष्ट्र वर्ष 2020 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भारी कटौती करेंगे। फिर उसके बाद मतलब अब हम देखते हैं थोड़ा सा, भाई ये क्या हो रहा है। फिर उसके बाद में है आपका कानकुन सम्मेलन। तो जो कानकुन सम्मेलन है वो 2010 में हुआ है। हरित जलवायु कोष स्थापित करने का निर्णय, इसमें इसका जो है क्या था निर्णय, हरित जलवायु कोष। आगे है आपका डरबन सम्मेलन। तो जो डरबन सम्मेलन है 2011 में जो है 2011 का है और इसका है डरबन प्लेटफॉर्म के अंतर्गत ग्रीन क्लाइमेट फंड की स्थापना। तो जो ग्रीन क्लाइमेट फंड है उसकी स्थापना, ठीक है, उसके लिए ये इसका जो है डरबन का जो है प्रमुख कार्य ये था। उसके बाद में दोहा सम्मेलन, तो ये 2012 में हुआ है। इसका था क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के अंतर्गत प्रदूषण कम करने का प्रयास। फिर उसके बाद में आपका आता है COP-20 मतलब लीमा पेरू, ये आपका 2014 में है और इसका है कार्य वर्ष 2070 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को समाप्त करने हेतु विश्व के देशों के मध्य प्रतिबद्धताएं स्वीकृत। उसके बाद में आपका है COP-21, ये आपका है पेरिस फ्रांस। तो ये आपका 2015 में हुआ है। उसके बाद में इसका प्रमुख उद्देश्य विश्व के बढ़ते तापमान को 2 डिग्री सेल्सियस से कम पर रोकना, ठीक है। उसके बाद में आपका है COP-26 ग्लासगो UK, ये आपका 2022 में हुआ है और इसका जो कार्य है वो भारत द्वारा 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रतिबद्धता। उसके बाद में है आपका भारत ने UK के साथ वन सन वन बर्ड वन ग्रिड, क्या है, वन सन वन बर्ड वन ग्रिड नामक पहल की शुरुआत की। दुनिया के देशों ने ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती करने का संकल्प लिया। फिर आपका है COP-27 और ये 2023 का है और ये है संभावित। उसके बाद में अब हम इस टॉपिक से रिलेटेड जो है थोड़ा सा देखेंगे पर्यावरण। पर्यावरण से जो है रिलेटेड आपके थोड़े से पॉइंट्स हैं, ये इम्पोर्टेंट हैं एग्ज़ाम के जो है उससे, तो ये एक बार हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे पहला है यहाँ पे, हम जीवधारियों तथा वनस्पतियों के चारों ओर जो आवरण है उसे पर्यावरण कहते हैं। जो मैंने स्टार्टिंग में आपसे डिस्कस किया था वही यहाँ पे जो है पॉइंट्स दिए हुए हैं, उसे पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक एवं जैविक दशाएं एवं उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है, ठीक है। उसके बाद में है आपका सेकेंड पॉइंट, राजीव गांधी के नेतृत्व में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का सृजन 17 सितंबर 1985 को किया गया, ठीक है। उसके बाद में है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 ईस्वी में पारित किया गया था। कब किया गया था? 1986 ईस्वी में।
फिर उसके बाद में आपका इंदिरा गांधी द्वारा 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को प्रारंभ किया गया था। फिर आपका है राजीव गांधी ने अपने शासनकाल में गंगा कार्य योजना को 1985 में शुरू किया था। फिर राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 में पारित किया गया है। फिर थोड़ा सा ये ऐसे करते हैं तो सही रहेगा। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान पहली बार पर्यावरण को विकास के साथ जोड़ा गया। उसके बाद में अब हम बढ़ेंगे आगे, और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा, हाँ ये है वन्य जीव संरक्षण योजना। अब हम देखेंगे वन्य जीव संरक्षण योजना। तो ठीक है, तो यहाँ पे वही रहेगा परियोजना, यहाँ प्रारंभ कब हुआ है, फिर ये विशेष बिंदु रहेंगे। तो जैसे कि आपके सामने है बाघ परियोजना। बाघ परियोजना ये आपकी प्रारंभ हुई है 1973 से, और इसके जो विशेष बिंदु हैं वो हैं बाघों की संख्या में कमी को रोकना तथा उनकी संख्या में वृद्धि करना। मतलब जो बाघों का घटता क्रम आ रहा है तो इसको रोकना और उनमें वृद्धि करना। उसके बाद में आता है आपका घड़ियाल प्रजनन परियोजना। तो आपकी जो घड़ियाल प्रजनन परियोजना है ये शुरू हुई है आपकी 1975 में। और उसके बाद में विशेष बिंदु है भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से वर्ष 1975 से उड़ीसा से यह परियोजना प्रारंभ की। इसी योजना का विस्तार कुकरेला फिर आपका है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अंडमान, असम, बिहार व नागालैंड में भी किया गया है। फिर आपका है गिद्ध संरक्षण परियोजना। गिद्ध संरक्षण परियोजना आपकी 2006 से शुरू हुई है, और उसके बाद में इसका जो विशेष बिंदु है वो तीव्रता से लुप्त होते गिद्धों को बचाना। गिद्धों की मृत्यु का कारण पशुओं को दी जाने वाली डाइक्लोफेनेक नामक दवा, उसकी वजह से इनकी मृत्यु हो रही है। उसके बाद में गैंडा परियोजना। तो जो गैंडा परियोजना है वो आपकी 1987 से चल रही है, और इसका जो विशेष बिंदु है वो आपका है एक सींग वाला गैंडा केवल भारत में पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में बहुत आता है कि एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है। उसके बाद में है असम के मानस व कांजीरंगा उद्यान तथा पश्चिम बंगाल का जलदापारा अभयारण्य गैंडों के मुख्य शरण स्थल हैं। ठीक है, उसके बाद में आपका है गिर सिंह परियोजना। तो जो गिर सिंह परियोजना है वो आपकी 1973 से चली आ रही है, और उसके बाद में इसका जो विशेष बिंदु है वो है गिर अभयारण्य में केंद्र सरकार के सहयोग से प्रारंभ। गुजरात के जूनागढ़ जिले के 1412 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में स्थित यह उद्यान अब तक मात्र एक ऐसा है जहां एशियाई शेर पाए जाते हैं। फिर उसके बाद में आपका आता है कछुआ संरक्षण परियोजना। तो ये जो आपकी है कछुआ संरक्षण परियोजना ये आपकी 1977 से है, और उसके बाद में इसका मतलब जो प्रमुख बिंदु है, विशेष बिंदु है वो ये है कि ऑलिव रिडले कछुआ की प्रजाति को संरक्षित करने के लिए ओडिशा राज्य के द्वारा भितरकनिका नेशनल पार्क में शुरुआत की गई। ठीक है, उसके बाद में है आपका थामिस मृग परियोजना। तो आपकी जो थामिस मृग परियोजना है वो 1977 से प्रारंभ हुई है, और ये आपका है थामिस मृग मणिपुर में पाए जाते हैं, विश्व के दुर्लभ स्तनधारियों में से एक है। ठीक, फिर आपका हाथी परियोजना आता है, और जो हाथी परियोजना है
वो आपका आता है 1900, वो आपका 1900 जो है 77 से आपका प्रारंभ हुआ है, 1977 से प्रारंभ हुआ है। फिर उसके बाद में आपका है इसका विशेष बिंदु थामिस, सॉरी ये है हाँ, थामिस मृग मणिपुर में पाए जाते हैं। अच्छा ये हो गया था, सॉरी वो वहाँ पे डॉट लगा हुआ था और इसीलिए थोड़ा सा ये थामिस मृग के लिए हम पढ़ चुके हैं। और हाथी परियोजना आपके 1992 में स्टार्ट हुई है। हाथी परियोजना आपके 1992 में स्टार्ट हुई और ये है आपकी केंद्र सरकार द्वारा 17 दिसंबर 1992 को झारखंड के सिंहभूम जिले से प्रारंभ की गई। ठीक है, उसके बाद में भारत के प्रमुख हाथी संरक्षित क्षेत्र पेरियार अभयारण्य एवं कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान एवं जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद में आपका आता है लाल पांडा परियोजना। अब ये लाल पांडा पहले ही हम थोड़ा सा जो है अंडरलाइन कर लेते हैं वरना गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है तो और काफ़ी मतलब जो है स्पेस का थोड़ा सा अभाव है। ओके, हम देखते हैं। तो ये आपका 1996 में जो है लिखा मतलब स्टार्ट हुआ है, 1996 से ये जो है लाल पांडा परियोजना स्टार्ट है। फिर हम देखते हैं आपका विशेष बिंदु, ये है विश्व प्रकृति निधि के सहयोग से पांजा नायडू, ये आपका हिमालयन प्राणी उद्यान प्रारंभ है। ठीक है, लाल पांडा सिक्किम, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर उसके बाद में दार्जिलिंग के जंगलों में पाया जाता है। फिर आपका कस्तूरी मृग परियोजना 1970 से स्टार्ट है और ये है कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए IUCN के सहयोग से उत्तराखंड के केदारनाथ अभयारण्य में वर्ष 1970 में प्रारंभ हुई है। कस्तूरी केवल नर मृग में पाई जाती है। जो कस्तूरी होती है, देखो यहाँ कितने क्वेश्चन छुपे हुए हैं। कस्तूरी अभी फीमेल मतलब जो फीमेल होता है उसमें नहीं पाई जाती है, जो नर मृग होता है उसमें पाई जाती है। ये मृग हिमाचल प्रदेश की चंबा घाटी से लेकर सिक्किम तक के हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। फिर उसके बाद में अब हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो उनको इन टॉपिक से रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे, हम उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। और जैसे कि आप सबके सामने स्क्रीन पर है हमारा पहला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन कहता है कि नई प्रौद्योगिकी का उपयोग करके ईंधन की बढ़ी हुई दक्षता से मनुष्य और पर्यावरण को कैसे लाभ होता है। तो मनुष्य और पर्यावरण को कैसे लाभ होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। प्रदूषण और खपत में कमी आएगी, प्रदूषण और खपत में कमी आएगी। उसके बाद में अब हम इसको देखेंगे थोड़ा डिटेल में। तो ये डिटेल में देखते हुए हम देखते हैं यहाँ पे जैसे कि है नई प्रौद्योगिकी का उपयोग करके ईंधन की बढ़ी हुई दक्षता से मनुष्य और पर्यावरण दोनों को लाभ होता है। फिर उसके बाद में है जिससे जो है पर्यावरण प्रदूषण और ईंधन खपत में कमी आएगी। ईंधन की बढ़ती हुई दक्षता को हम ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत खनिज तेल, जो कि एक क्षयशील संसाधन है, के विपरीत जैव ईंधन का उत्पादन अक्षय स्रोतों से करते हैं। ऐसे में सैद्धांतिक रूप से जैव ईंधन के उत्पादन और इसके उपयोग को अंतकाल तक स्थायी रूप से जारी रखा जा सकता है। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड, और ये जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है हमारा थोड़ा सा ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक नहीं है। तो वायु प्रदूषक कौन नहीं है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ऑक्सीजन जो है वो वायु प्रदूषक नहीं है।
उसके बाद में इसको हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। तो ये जो है, अरे भाई क्या, तो ये है वायु प्रदूषण विभिन्न प्रकार के गैसों का मिश्रण है। इसमें मनुष्यों एवं जंतुओं के जीवन के लिए आवश्यक गैसों जैसे ऑक्सीजन तथा पौधों के जीवन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। ऑक्सीजन वायु प्रदूषक गैस नहीं है, अपितु वायु की संघटक गैस है। वायु प्रदूषक गैसों में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कणकीय पदार्थ इत्यादि आते हैं। अब हम देखेंगे हमारा थर्ड क्वेश्चन, और हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है। तो कौन सा ग्रह है जो सूर्य के सबसे नज़दीक है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बुध। कौन सा है? बुध। और अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो ये जो है क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4, और ये कहता है कि उस आंदोलन की पहचान करें जो वनों के बारे में आम जनता की जागरूकता का क्या है, जीवंत उदाहरण है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, चिपको आंदोलन। और ये इसके बारे में जब आप पढ़ेंगे थोड़ा डिटेल में, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। अब मैं तो कहूँगी कि इसको डिटेल में ज़रूर, मतलब मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी, इट इज़ ओके, बट आप इसको डिटेल में थोड़ा सा पढ़िएगा, ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो ये चिपको आंदोलन जो है ये है। अब इसको हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। तो देखिए, जैसे आप सबके सामने है कि चिपको आंदोलन वर्ष 1973 में उत्तर प्रदेश के चमोली जिले उत्तराखंड में शुरू एक अहिंसक आंदोलन था। तो कहाँ था? देखिए, उत्तर प्रदेश के चमोली जिले में जो है, मतलब अब उत्तराखंड में है वो, में शुरू एक अहिंसक आंदोलन था। इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट थे। तो अच्छा, अब हम देखेंगे आगे। हाल ही में मई जो 2021 इस आंदोलन के प्रमुख नेता सुंदरलाल बहुगुणा की कोविड-19 के कारण मृत्यु हो गई है। भारत में वनों की सुरक्षा तथा पर्यावरण सुरक्षा संबंधी अन्य प्रमुख आंदोलन हैं, जैसे कि और भी आंदोलनों के बारे में बताया गया है। जैसे ये आपका बिश्नोई आंदोलन, ये कहाँ से है? राजस्थान। फिर आपका है साइलेंट वैली प्रोजेक्ट, ये आपका केरल है। जंगल बचाओ आंदोलन बिहार है। फिर आपका अप्पिको आंदोलन कर्नाटक से है। फिर उसके बाद में नर्मदा बचाओ आंदोलन आपका गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से है। इसको थोड़ा डिटेल में ज़रूर पढ़िएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। फिर उसके बाद में मैं जो है, देखिए आप सब क्वेश्चन 5, ये है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है। तो कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, ये सभी ग्रीन हाउस गैस हैं। ये सभी जो हैं वो ग्रीन हाउस गैस हैं। तो अभी हम यहाँ पे देख लेंगे, जैसे मीथेन है, ओजोन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड, फिर आपका क्लोरोफ्लोरो कार्बन है, जल वाष्प आदि ग्रीन हाउस गैस हैं, ठीक है। ग्रीन हाउस गैसें ग्रह के वातावरण या जलवायु में परिवर्तन और अंततः भूमंडलीय उष्णीकरण के लिए उत्तरदायी होती हैं। फिर आपका है क्वेश्चन नंबर 6, और ये कहता है आपका निम्नलिखित में से कौन सा बायोडिग्रेडेबल, फिर आपका है जैव निम्नीकरणीय सामग्री नहीं है। तो कौन सी सामग्री नहीं है, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना होता है। क्वेश्चन बच्चे अक्सर जल्दी में क्वेश्चन पढ़ते हैं और ये जाते हैं भूल, और कौन है,
उस पर लगा देते हैं और उस चक्कर में बाद में वो कहते हैं अरे जो है ये तो मैं सही लगा के आया था, ये गलत कैसे हुआ, वो ये जो नेगेटिव वर्ड होते हैं उनको भूल जाते हैं। तो इस चीज़ का आप बहुत ध्यान रखिएगा। तो कौन सी नहीं है? एल्यूमिनियम फॉइल। कौन सी? एल्यूमिनियम फॉइल। अब हम देखेंगे जैसे कि आपके सामने है जीवों के माध्यम से जिन पदार्थों का रासायनिक विघटन संभव है उन्हें जैव निम्नीकरण कहते हैं। जैविक पदार्थ ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपघटित किए जा सकते हैं। एल्युमिनियम फॉइल बायोडिग्रेडेबल नहीं है, जबकि कपास, जानवरों की हड्डी, लकड़ी आदि बायोडिग्रेडेबल है। उसके बाद में आपका है क्वेश्चन नंबर 7 और अब हम देखेंगे इसको, जैसे कि ये कहता है पारतंत्र के दो मूल घटक हैं। तो जो पारतंत्र है उसके जो है दो मूल घटक आपके हैं जीवीय और अजीवीय। तो इसको हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। आपके सामने 1935 में एजी टांसले द्वारा पारतंत्र की संकल्पना प्रस्तुत की गई। टांसले के अनुसार पारतंत्र के दो मूल घटक हैं जिससे उसकी रचना होती है, एक है अजैविक और दूसरा जैविक। जैविक घटक ये आपका पारिस्थितिक तंत्र अध्ययन का एक महत्वपूर्ण भाग है। इसमें पेड़ पौधे, जीव जंतु, वनस्पति, सूक्ष्म जीव एवं यहाँ तक कि मनुष्य भी शामिल है। आगे देखते हैं अजैविक घटक। तो ये है आपका अजैविक घटकों में प्रकाश, तापमान, वायु, जल, ऊंचाई तथा उच्चावच जैसे घटकों को शामिल किया गया है। जैविक व अजैविक घटक परस्पर अन्योन्य क्रिया के माध्यम से प्रकृति एवं खाद्य श्रृंखला में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। उसके बाद में आपका आता है क्वेश्चन नंबर 8 और ये कहता है आपका सर्वप्रथम पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग किया। तो एजी टेंसले ने किया। किसने किया? एजी टेंसले ने किया था। फिर उसके बाद में हम देखेंगे इसमें यही है कि उसका जो है यूज़ था एजी टेंसले ने किया था और ये आपका 1935 में किया था। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे हम और ये कहता है किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले पशु साम्राज्य को कहते हैं। तो पशु साम्राज्य को फाना कहते हैं। क्या कहते हैं? फाना कहते हैं। फिर उसके बाद में आपका आता है इसको थोड़ा हम डिटेल में देखेंगे और ये जो है किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले पशु साम्राज्य को फाना कहते हैं तथा किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले वनस्पतियों के समूह को फ्लोरा कहते हैं। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और ये कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक नहीं है। फिर देखो वही आया है कि कौन सा अजैविक नहीं है। कवक जो है वो अजैविक नहीं है। फिर उसके बाद में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 और ये कहता है एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन जिसका उद्देश्य पर्यावरण की समस्या से संबद्ध होकर विश्व को बचाना है, कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी ग्रीन हाउस गैस। क्या है? ग्रीन हाउस गैस। तो जो ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन पीस पर्यावरण संरक्षण से संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन है जिसका प्रमुख उद्देश्य पर्यावरण की समस्या से संबद्ध होकर विश्व को बचाना है। उसके बाद में इसकी शुरुआत जो है वो 1971 में कनाडा में की गई थी। प्रारंभ में उसका उद्देश्य अमेरिका द्वारा अलास्का में किए जाने वाले नाभिकीय परीक्षण का विरोध करना था। इसका मुख्यालय एम्स्टर्डम जो है वो नीदरलैंड में है। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 12 है। तो ये 12 क्वेश्चन हम देखते हैं भारत में कुल कितने संरक्षित जैव मंडल जो हैं। तो कितने संरक्षित जैव मंडल हैं? 18। कितने हैं? भारत में 18 हैं। उसके बाद में फिर हम ये जो है आपके सामने थोड़ा सा दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे देखिए भारत में बताया गया है कि कितने जैव मंडल हैं, तो वो 18 हैं।
फिर इधर जैव मंडल जो है रिजर्व, और उसके बाद में इधर स्थापना वर्ष दिए हुए हैं। तो इनको हम देख लेते हैं। ये इनसे हमारे और भी क्वेश्चंस बनेंगे, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो थोड़ा सा जो है ध्यान से देखिएगा, नोट करते जाइए साथ ही साथ। नीलगिरी की स्थापना हुई थी 1986 में। फिर आपका नोक्रेक, इसकी स्थापना हुई थी 1988 में। फिर आपका नंदा देवी 1988 में। फिर आपका आता है मानस, इसकी हुई थी आपके 1989 में। मानस 1989। फिर आपका आता है मन्नार की खाड़ी, तो ये आपकी हुई थी 1989 में, 1989। फिर आपका आता है ग्रेट निकोबार, इसकी भी तभी हुई थी 1989। फिर उसके बाद में सुंदरवन, इसकी भी स्थापना 1989 में हुई। फिर आपका सिमली पाल आता है, तो जो सिमली पाल है उसकी स्थापना 1994 में हुई। फिर आपका डिब्रू सैकोबा आता है 1997 में, इसकी स्थापना हुई है। फिर आपका आता है देहांग तेवांग, इसकी स्थापना 1998 में हुई है। फिर आपका पंचमंडी आता है, जिसकी स्थापना 1999 में हुई है। फिर आपका कंचनजंगा आता है, इसकी स्थापना 2000 में हुई है। फिर उसके बाद में हम देखते हैं, ये है आपका आता है अगस्त्या मलाई, इसकी स्थापना 2001 में हुई है। फिर आपका अचनाकमार, ये आपकी स्थापना 1905 में हुई है, 2005 में हुई है। फिर आपका रन ऑफ कच्छ आता है, इसकी जो है स्थापना 2008 में हुई है। फिर आपका शीत रेगिस्तान 2009 में स्थापना हुई है। शेषाचलम पहाड़िया, इसकी स्थापना 2010 में हुई है। और पन्ना जो है उसकी स्थापना 2011 में हुई है। और जो है अब हम पढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 13। तो ये क्वेश्चन जो है आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, और ये कहता है दांडेली वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में है? तो ये आपका जो है कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में है। फिर उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 14, और ये आपका कहता है कीटम झील और सूर सरोवर पक्षी अभयारण्य निम्नलिखित में से किस शहर में के पास स्थित है? तो किस शहर के पास स्थित है? आगरा। किसके पास? आगरा के पास स्थित है। तो यहाँ पे डिटेल दी हुई है कि जो कीटम झील सिकंदरा से 12 किलोमीटर और आगरा से 20 किलोमीटर नेशनल हाईवे पर स्थित है। ठीक है। कीटम झील के साथ एक पक्षी विहार भी है, इसे सूर सरोवर पक्षी विहार के नाम से जाना जाता है। इस पक्षी विहार में स्थानीय व प्रवासी पक्षियों की 100 से ज़्यादा प्रजातियां हैं। साथ ही 2021 में यह उत्तर प्रदेश का 9वां रामसर साइट घोषित किया गया है। फिर उसके बाद में है आपका क्वेश्चन नंबर 15, और ये क्वेश्चन आपका कहता है कि एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ये आपका केरल में है। कहाँ है? केरल में है। फिर उसके बाद में आता है आपका क्वेश्चन नंबर 16, और ये कहता है कि आपका थट्टेक पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो जो थट्टेक पक्षी अभयारण्य है वो आपका केरल में स्थित है। और ये देखिए, इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1986 में 25 वर्ग किलोमीटर में की गई थी। उसके बाद में आपका आता है भद्रा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका कर्नाटक में है। कहाँ? कर्नाटक में है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं जो है कुछ प्रमुख वन्यजीव हैं और उनके साथ उनके राज्य दिए हुए हैं, तो इसको हम ध्यान से देख लेते हैं। तो जैसे कि ये, हाँ ठीक है, ये है आपका भद्रा वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक में है। फिर आपका हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य है आपका झारखंड। फिर आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान आपका गुजरात।
जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, दुबा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश लखीमपुर। फिर आपका आता है चंद्रप्रभा अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश चंदौली। फिर आपका सिमलीपाल वन्यजीव अभ्यारण्य आपका उड़ीसा। फिर मुदुमलाई वन्यजीव अभ्यारण्य आपका तमिलनाडु में है। फिर बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। और फिर उसके बाद में आपका पाखाल वन्यजीव अभ्यारण्य आपका तेलंगाना में है। मानस राष्ट्रीय उद्यान आपका जो है वो असम में है। फिर उसके बाद में आपका है कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपका असम में है। फिर आपका घाना पक्षी विहार आपका राजस्थान में है। रणथंभौर आपका वन्यजीव अभ्यारण्य है वो राजस्थान में है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18 कहता है आपका निम्नलिखित में से क्या जलीय निकाय में होने वाले प्रदूषण में योगदान प्रदान नहीं करता है। तो आपका ओजोन जो है वो योगदान प्रदान नहीं करता है। तो इसको हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। जैसे कि सामने है आपके जल के भौतिक रासायनिक व जैव अभिलक्षणों में होने वाले अनापेक्षित परिवर्तन को ही जल प्रदूषण कहते हैं। ठीक है। उसके बाद में आपका है प्रमुख जल प्रदूषक भारी धातु माइक्रोप्लास्टिक्स कीटनाशक। उसके बाद में आपका है आर्सेनिक फ्लोराइड व यूरेनियम है जो वर्तमान में जल प्रदूषण का प्रमुख कारण है, जबकि ओजोन जल प्रदूषण का कारण नहीं है। जल प्रदूषण से होने वाले प्रमुख बीमारियां ब्लैक फुट, त्वचा का कैंसर, डायरिया, टाइफाइड, अतिसार, हैजा, हेपेटाइटिस, पीलिया आदि हैं। जल प्रदूषण को कम करने व जल संरक्षण के लिए रियो डी जेनेरियो में 1992 में आयोजित संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरण व विकास बैठक में स्वच्छ जल हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने का निर्णय लिया गया और 22 मार्च को प्रतिवर्ष विश्व जल संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर आपका इस वर्ष विश्व जल संरक्षण दिवस की थीम भूजल अदृश्य को दृश्यमान बनाना थी। फिर उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 19 और ये कहता है आपका वनों की कमी, नगरीकरण और प्रदूषण का बढ़ना सभी निम्नलिखित में से कारण से है। तो यह आपका आबादी बढ़ने के कारण से है। फिर उसके बाद में इसमें वही पूरे में वो दिया गया है कि मतलब जो है जनसंख्या की वृद्धि के कारण नए आवास और आर्थिक खाद्यान्न की आवश्यकता होती है, ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद में आपका है जो है क्वेश्चन नंबर 20 ये कहता है पार्थेनियम को कैसे जैव एजेंटों का उपयोग करके नियंत्रित किया जा सकता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जाइक्रोग्रामा डिकोलोराटा। ठीक है। तो ये आपका जो है नियंत्रित किया जा सकता है। तो ये थोड़ा सा हम देखेंगे पार्थेनियम को जाइक्रोग्रामा डिकोलोराटा एजेंडा का प्रयोग करके नियंत्रित किया जा सकता है। फिर आपका है पार्थेनियम या गाजर घास आयातित गेहूं के साथ आने वाली प्रजाति है। गाजर के जैसे दिखने के कारण इसे गाजर घास के नाम से जाना जाता है। फिर आपका 21 क्वेश्चन कह रहा है निम्न प्रदूषक एजेंटों में से कौन सा एजेंट ओजोन परत में छेद बनाने के लिए जिम्मेदार है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, CFC। तो ये देखिए इसमें दिया हुआ है कि जो मतलब CFC है वो है हेलोजन्स नाइट्रस ऑक्साइड टाइक्लोरोएथिलीन हेलोन जो है 1211, 1301 इत्यादि। फिर उसके बाद में है आपका 22 ये कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मीथेन के उत्सर्जन का स्रोत नहीं है। मीथेन के उत्सर्जन का स्रोत नहीं है।
तो आपका मोटर वाहन जो है वो मीथेन के उत्सर्जन का स्रोत नहीं है। फिर उसके बाद में हम बढ़ेंगे आगे और इसको देखेंगे। मीथेन मिथानोजेनिक नामक जीवाणु द्वारा जैविक प्रक्रिया से उत्पन्न होता है। चावल धान के खेतों तथा गन्ने के खेतों में जल भराव एवं उष्ण प्रकृति की मिट्टी मिथानोजेनेसिस हेतु आदर्श स्थिति प्रदान करती है। फिर आपका यह है कि जो ये मिथेनोजेनेसिस वास्तव में मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन है, जो मिथेनोजेनिस द्वारा संचालित जैविक प्रक्रियाओं द्वारा उत्पन्न होता है। धान के खेतों में प्रयुक्त जैविक पदार्थ मीथेन के उत्सर्जन से संभावित स्रोत हैं, जैसे कि चावल की भूसी, धान के खेत, गन्ने के खेत तथा पशुधन मीथेन से के उत्सर्जन के स्रोत हैं। मोटर वाहन मीथेन उत्सर्जन का स्रोत नहीं है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड उत्पन्न करते हैं। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 23 है और ये आपका कहता है कि फ्लाई ऐश है। तो फ्लाई ऐश है क्या है? ऐश के लघुकण। ऐश के लघुकण क्या है? फ्लाई ऐश। फिर उसके बाद में हम देखेंगे 24 और ये कहता है कोलीफॉर्म जीवाणुओं की संख्या निम्नलिखित में से किसके बारे में एक अनुमान प्रदान करती है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नदी के जल में सूक्ष्म जीवी संदूषण। तो ये आपका है कि कोलीफॉर्म जीवाणुओं की संख्या नदी के जल में जो है वो सूक्ष्म जीवी संदूषण के बारे में एक अनुमान प्रदान करती है। कोलीफॉर्म विशिष्ट जीवाणुओं का समूह होता है जो मिट्टी, खराब सब्जियां, पशुओं के मल और गंदे जल में पाए जाते हैं। फिर उसके बाद में आपका आता है क्वेश्चन नंबर 25। ये कहता है भूक्षरण किसके द्वारा रोका जा सकता है? तो जो भूक्षरण है वो आपका वनरोपण के द्वारा ही रोका जा सकता है। तो ये देखिए जैसे है आपका मृदा अपरदन या भूक्षरण का अर्थ है मृदा कणों का जो है विभिन्न बाह्य कारकों जैसे तेज हवा तथा वर्षा द्वारा मिट्टी का स्थानांतरण होना। मृदा क्षरण अधिकतर मृदा उर्वरता का ह्रास करता है। मृदा अपरदन को रोकने के निम्न उपाय हैं, जैसे कि है आपका वनारोपण, समोच्च जुताई, पट्टीदार खेत। उसके बाद में फिर आज की क्लास में हमारा बस इतना ही और ये क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन था। और आप पूरी क्लास जो है देखने के बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की क्लास कैसी लगी और हम मिलेंगे हमारी आगे की आने वाली क्लासेस में। आज की क्लास में बस इतना ही एंड थैंक यू एवरीवन। बाय बाय।